नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या, इन तीनों का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन तीनों ही लोगों में एक चीज बेहद कॉमन है। वो ये है कि इन तीनों ही लोगों ने भारत देश में घोटाला किया और फिर ये देश छोड़ के दूसरे देश फरार हो गए, और वो देश है ब्रिटेन। इतने साल हो गए, फिर भी भारत इन फ्रॉस्टर्स को ब्रिटेन से वापस नहीं ला पा रहे हैं। एक और रोचक बात यह है कि दुनिया भर के ये फ्रॉडस्टर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन ब्रिटेन ही होता है। तो वैसे में सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे पैसे लेने के बाद, इतने सारे घोटाले करने के बाद लोग बचने के लिए ब्रिटेन ही क्यों चुनते हैं? तो ऐसे ही सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। ये जानने से पहले कि ये फ्रॉडस्टर्स लंदन और ब्रिटेन जैसे देश को अपना घर क्यों चुनते हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये लोगों ने ऐसा किया ही क्या था कि इन्हें अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश भागने की नौबत पड़ी। सबसे पहले चलिए बात करते हैं ललित मोदी की। अगर मैं सबसे पहले आईपीएल शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ललित मोदी ही आएंगे, और आए भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने ही पूरे भारत में सबसे चहीते क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल इनका ही देन है। 2010 तक ललित मोदी आईपीएल के फाउंडर, चेयरमैन और कमिश्नर थे। लेकिन 2010 के बाद ऐसा कुछ होता है कि उन्हें आईपीएल तो छोड़ो, उन्हें देश तक छोड़ने की नौबत पड़ जाती है। आईपीएल की मीडिया राइट्स की जब बात आई तो मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर आज की सोनी पिक्चर्स लिमिटेड ने बीसीसीआई को अप्रोच किया। इसमें बीसीसीआई ये कहता है कि मीडिया राइट्स ऑलरेडी ही एक एशियन कंपनी के पास है जिसका नाम है WSG यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के पास है, और अगर उन्हें ये राइट्स चाहिए तो WSG को 425 करोड़ रुपए देने होंगे, तब जाके वो अपने राइट्स ट्रांसफर करेंगे। अब क्योंकि एमएसएम को मीडिया राइट्स किसी भी हालत पर चाहिए थी, तो ये डील पक्की हो गई और एडवांस में 125 करोड़ रुपए भी दे दिए, जो कि ट्रांसफर हुआ था मॉरिशस के एक अकाउंट में। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बाद में पता चलता है कि WSG और बीसीसीआई के बीच में ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी जिससे यह पता चलता हो कि मीडिया राइट्स WSG के पास थे। और इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ था, मिस्टर ललित मोदी। 125 करोड़ रुपए सीधे जाते हैं ललित मोदी के अकाउंट में। और सिर्फ ये एक घोटाले की कहानी नहीं है ललित मोदी की, वो और भी कई सारे फ्रॉड करते हैं आईपीएल के नाम पर 2010 तक। और अप्रैल 2010 को इन सब फ्रॉड्स के चलते उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है और बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बीसीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा उन्हें 8 ऐसे घोटाले के लिए गिल्टी प्रूफ किया गया। उनके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इनडिसिप्लिन और बीसीसीआई के इंटरेस्ट को हार्म करने के एक्शंस की वजह से उन्हें देश भर में लॉ एंड इन्फोर्समेंट ढूंढती रह गई। लेकिन ललित मोदी अपने ड्रीम डेस्टिनेशन यूके पहुंच चुके थे। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम के बारे में जिसे आपने, मैंने और सब ने सुना ही होगा। वो नाम है विजय माल्या। इनको सब किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानते हैं, उनके रिच लाइफस्टाइल्स की वजह से। करीब 9,000 करोड़ का घोटाला कर वो आज लंदन में बैठे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस को मैनेज करने के लिए विजय माल्या ने कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिया। फिर एक समय ऐसा आया कि लोन के पैसे को वापस चुकाने की बात तो छोड़िए, उनके पास एयरलाइंस में फ्यूल भरने तक के पैसे नहीं थे। किंगफिशर एयरलाइंस में काम कर रहे एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं मिल रही थी और स्थिति इतनी खराब हो गया कि विजय माल्या की लाइसेंस रद्द कर दी गई। किंगफिशर ने 2012 में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए। 2013 में एसबीआई जैसे भारतीय बैंक्स ने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड को अप्रोच किया, जो किंगफिशर एयरलाइंस के लोन गारंटर थी। आरबीआई तक उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है, लेकिन विजय माल्या ने उस लोन को चुकाने की कोशिश कभी नहीं की। फिर 2016 में माल्या ने भारत छोड़ दिया और ब्रिटेन जाने का फैसला लिया, और फिर अगले ही साल यानी कि फरवरी 2017 में भारत ने ब्रिटेन को माल्या के एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी, और तब से लेकर आज तक माल्या इस लीगल बैटल को चकमा देते आ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, किंग ऑफ गुड टाइम्स असल में अपना गुड टाइम बिता रहा है लंदन में, और करीब खुद को 17 बैंक से दूर रखते हुए, जिसने उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए लिए थे। इससे भी बड़ा स्कैम 17 बैंक्स नहीं बल्कि एक लोकल बैंक को लेकर हुआ है, और स्कैम का अमाउंट है 11,400 करोड़ रुपए, और वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक मुंबई। मैं बात कर रहा हूं नीरव मोदी की।
7 साल में नीरव मोदी को 8 LOUs देकर पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा। अब ये LOUs क्या है, चलिए समझते हैं। ऐसा मान लीजिए मुझे किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना है, तो उस लोन को लेने के लिए मुझे किसी लोकल बैंक से LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करवाने पड़ेंगे, जिसमें वो ये लिखेंगे कि किसी भी वजह से अगर मैं उस लोन को चुकाने में असमर्थ रहता हूं तो वो लोकल बैंक मुझे लोन चुकाने में मदद करेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी मुझे एक मार्जिन अमाउंट पे करना होता है। लेकिन ये मार्जिन अमाउंट भी उनके पास आया कहाँ से? अब ऐसे में एक नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, यानी कि किसी एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट होना, ताकि वो फॉरेन करेंसी को होल्ड कर पाए। LOU ग्रांट होने के बाद फॉरेन बैंक इसी नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है, और जब फॉरेन बैंक का लोन रीपे नहीं होता है तो वो उस लोकल बैंक को अप्रोच करती है जिसने LOU रेज किया था। और ठीक ऐसा ही हुआ नीरव मोदी के केस में, जब वो फॉरेन बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुका पाए थे और फिर फॉरेन बैंक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ मुड़कर उनसे सवाल करने लगे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि PNB को एक भी LOU की खबर नहीं थी, जबकि नीरव मोदी ने 8 LOU रेस कर चुके थे। ये एक फ्रॉड था और CBI ने इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर में। तब उनको ये पता चला कि PNB की ही 2 एम्प्लॉयज नीरव मोदी की स्कैम में मिले हुए थे। इन दोनों ने ही नकली LOUs बनाने में नीरव मोदी की मदद की थी, जिसमें प्रोसेस को फॉलो किया ही नहीं गया था। और आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि LOU ग्रांट करने के लिए एक मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है, तभी जाके आपको क्रेडिट लिमिट ग्रांट होती है। लेकिन फिर यह अमाउंट आता कहां से है? नीरव मोदी के केस में PNB को कोई भी मार्जिन अमाउंट दिया ही नहीं गया था। CBI तक ये बात पहुंची 29 जनवरी 2018 को, लेकिन तब तक नीरव मोदी भारत में थे ही नहीं। वो तो 1 जनवरी 2018 को ब्रिटेन जाने के लिए रवाना हो चुके थे। ये तो बस 3 नाम थे। इन्हीं के जैसे कई फ्रॉडस्टर्स, कई मर्डर्स और टेररिज्म से रिलेटेड ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे भारत ब्रिटेन से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन लगभग 131 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत में क्राइम किया और फिर बाहर भाग गए, और उस लिस्ट में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जिसे वापस भारत लाया गया। ये काफ़ी शॉकिंग है कि मर्डर से रिलेटेड समीर भाई मनु भाई पटेल ही एक ऐसे इंसान है जिन्हें 2016 में वापस भारत लाया गया हो। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे देश का लॉ, हमारे देश का सिस्टम ऐसे फ्रॉडस्टर्स को बाहर से भारत क्यों नहीं ला पा रहा है? अगर हम US और UK के एक्सट्रेडिशन की रेट को देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये रेट भारत से कई ज़्यादा हद तक ऊपर है। US और UK के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी 2003 में। अगर हम जनवरी 2004 से 2011 तक के डेटा को देखते हैं तो हमें पता यह चलता है कि US ने लगभग 130 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की है, जिसमें से मात्र 10 लोगों का ही एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को खारिज किया गया था। अब ऐसे में अगर हम भारत और UK के एक्सट्रेडिशन रिलेशंस को देखते हैं तो वो बेहद खराब है, क्योंकि 1992 में साइन हुआ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बावजूद 130 में से सिर्फ एक ही वापस ला पाए हैं हम, और वो हाल ही के समय में। अब इस स्थिति के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है यह है कि अगर आपकी पॉकेट भरी है तो आपको आसानी से ब्रिटेन में रहने मिल जाएगा, चाहे आपने कितने भी फ्रॉड्स या बम धमाके किए हों। यानी कि जब तक आप ब्रिटेन के सिस्टम में भर भर के पैसे डालने के लिए राजी हैं, तब आपको वहाँ रहने में, वहाँ के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में कोई भी नहीं रोक सकता है। एक डेटा के अनुसार अगर आप 10 मिलियन यूरोज यानी कि कुछ 80 करोड़ 11 लाख 90 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो आपको ब्रिटेन की परमानेंट रेसिडेंसी सिर्फ 2 सालों में ही मिल जाएगी। और अगर 5 मिलियन यूरोज तो साल लगभग 3 साल से भी कम में आपको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा। 1 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने के लिए अगर तैयार हो तो लगभग 5 साल लगेंगे आपको ब्रिटेन की परमानेंट रेसिडेंस बनने के लिए। इसे कहते हैं द गोल्डन वीज़ा, जिसे 2008 से 2015 के बीच में लगभग 254 इंडियन मिलेनियर्स ने इस्तेमाल किया है वहाँ एक सिटीजनशिप पाने के लिए। अब इनमें से बहुत ईमानदार लोग भी होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है भारत का कोलोनाइजेशन का फेज़। हमें आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं। हमारा देश 1800 से मिड 1900 में ब्रिटिश हुकूमत के अंदर था। अब ये जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश का प्रभाव हम पर पड़ा ही होगा, चाहे वो कल्चर हो या सिस्टम। यहाँ तक कि इंडियन लीगल सिस्टम और ब्रिटिश लीगल सिस्टम लगभग सेम ही है, बस थोड़े बहुत अंतर होंगे जिन्हें आम इंसान शायद ही पहचान पाएगा।
अब इसका फ़ायदा फ्रॉडस्टर्स ऐसे उठाते हैं कि उनके जो लॉयर्स होते हैं वो इन केसेस को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं ताकि उन्हें भारत वापस आना ही ना पड़े। और आखिरी रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब भी कोई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल की जाती है तो एक्स्ट्राडिशन तक पहुंचने के लिए यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गुजरना होता है। ये वही लोग हैं जो इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को सर्टिफाई करते हैं और सर्टिफाई करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि दो तरह के हियरिंग्स होते हैं, एक प्रिलिमिनरी हियरिंग और दूसरा होता है एक्स्ट्राडिशन हियरिंग्स। पहले वाले में अगर एक्स्ट्राडिशन के पक्ष में सुनाई होती है तो वर्डिक्ट दिया जाता है, तो आगे जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर डिसीजन रुक जाता है और फिर एक्स्ट्राडिशन हियरिंग्स के दौरान यूके के कोर्ट में ये जज किया जाता है कि आखिरकार उस व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट करना भी है या नहीं। अब इस राउंड में सारे स्थिति को देखा जाता है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कितना जेन्युइन है उसे परखा जाता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये देखा जाता है कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कहीं उस व्यक्ति की ह्यूमन राइट्स किसी भी तरह के से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, और अगर पहुंचा रहा हो तो वो रिक्वेस्ट वहीं पे खारिज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी चांसेस हो कि अगर उस व्यक्ति को वापस भेजा जाएगा तो उसे डेथ पेनाल्टी दी जाएगी, तो फिर या फिर कोई पॉलिटिकल रीजंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसे टॉर्चर किया जाएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाएगा। नीरव मोदी की ही केस अगर हम देखते हैं तो उनके लॉयर ने कोर्ट में ये बताया था कि नीरव मोदी की एक्स्ट्राडिशन के पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। रैली में उनके खिलाफ होर्डिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे पब्लिक हेट्रेड फैलाया जा रहा है, जिससे उनके जीवन पर खतरा है। विजय माल्या ने कोर्ट में यह बताया था कि मुंबई में जो आर्थर रोड जेल है वहां पर नेचुरल राइट ऑफ फ्रेश वाटर तक नहीं पहुंचता है। इन सब में से बात तो ये साफ है कि ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस्तेमाल फ्रॉडस्टर्स बेहद आसानी से करते हैं, जिससे वो भारत वापस आने से बचते जा रहे हैं, या फिर उनके पास ढेर सारा पैसा होने के कारण इस पूरे सिस्टम का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारा स्पेस दिया जा रहा है। अब ऐसे में इसका उत्तर यूके के एक्स्ट्राडिशन पॉलिसीज़ और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बीच में छिपे हुए हैं। अब ऐसे में भारत क्या कर सकता है अपने एक्स्ट्राडिशन रेट को बढ़ाने के लिए? उदाहरण के लिए जो फ्रॉडस्टर्स भारत के जेल के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं। हम यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जैसे ट्रीटीज को साइन कर सकते हैं, जिससे अब भारत दुनिया को ये बता सकता है कि हम कस्टोडियल ब्रुटैलिटी और टॉर्चर से कोसों दूर हैं, हेंस प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। अब ऐसे 131 के लिस्ट में बाकी क्रिमिनल्स कब एक्स्ट्राडाइट होंगे, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप हमें बताएं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से भारत ला सकें और क्राइम करके जो भाग जाते हैं उन्हें वापस से यहाँ पर बुलाया जाए और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पेशकश अच्छी लगी हो तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।